अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट डे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज के जो एमसीक्यूज हैं उनको भी हमने कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह इस चैप्टर नंबर 3 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वाले उनको कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं एक्सरसाइज वाले और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो आंसर जो यहाँ पे क्वेश्चन के हमने लिखे हुए हैं, ये आंसर्स जो किताब के अंदर हमारे पास डेटा मौजूद है उसके मुताबिक लिखे हुए हैं, यानी कि जो किताब के अंदर हमें चीज़ें गिवन है, जो हमें डेटा वहाँ पे गिवन है वही चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं अपने इन आंसर्स को लिखने के लिए। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पे हमारे पास हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है। हियर इज आवर क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स विद इन द रीम ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आपने वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड जो प्रॉब्लम्स हैं इनके दरमियान फ़र्क वाज़े करना है। चैप्टर के अंदर वैसे हम ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं जो यहाँ पे हम आंसर्स के अंदर लिखने लगे हैं, तो इनको अब आपके लिए समझना काफ़ी आसान होगा। तो जवाब इसका हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स, फिर हमारे पास होंगे इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। दीज प्रॉब्लम्स हैव क्लियर गोल्स। तो हमारे पास जो वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं इनके जो गोल्स हैं, जो इनपुट्स हैं, जो प्रोसेस हैं एंड आउटपुट्स हैं, ये क्लियर होते हैं, वाजे होते हैं। मिसाल के तौर पे डिटर्मिनिंग इफ़ ए नंबर इज़ इवन इज़ वेल डिफाइंड। मिसाल के तौर पे अगर आपने मालूम करना हो कि एक जो नंबर है वो इवन है या नहीं है, ठीक है, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप ये जानना चाहते हैं कि वो नंबर इवन है या नहीं, तो ये एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है। क्यों वेल डिफाइंड प्रॉब्लम है? इसके बारे में जो कुछ भी है वो सारा क्लियर है। हर इंसान के लिए बात सेम होगी कि अगर उसको 2 डिवाइड कर सकता है पूरा पूरा तो फिर वो इवन होगा। बिकॉज क्योंकि द गोल यानी कि जो मकसद है वो क्लियर है, आपने पता करना है कि वो इवन है या नहीं। इनपुट एन इंटीजर, इनपुट भी आपको क्लियर है, आपने इंटीजर देना है इनपुट में। प्रोसेस भी क्लियर है। चेक डिविजिबिलिटी बाय 2, आपने चेक करना है कि क्या 2 इसको डिवाइड करता है या नहीं करता। एंड आउटपुट आर ऑल क्लियर, और उसके बाद इसकी आउटपुट क्या मिलेगी कि आपका जो इंटीजर है या तो वो इवन होगा या वो इवन नहीं होगा। तो आउटपुट भी क्लियर है, आर ऑल क्लियर, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज़ें यहाँ पे हमने गिनवाई हैं, गोल, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट आर ऑल क्लियर। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये क्लियर हैं, वाजे हैं। तो इसीलिए ये एक मिसाल है वेल डिफाइंड प्रॉब्लम की। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनकी डेफिनेशन हर इंसान के लिए सेम नहीं होती, मुख्तलिफ लोगों के लिए इनकी डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी, तो इसलिए इनको हम कहते हैं इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स हैं। दीज प्रॉब्लम्स लैक क्लियर डेफिनेशंस, क्लियर डेफिनेशंस इनकी नहीं होती, ठीक है, और मे हैव एम्बिगुअस गोल्स, और इनके गैर वाज़े गोल्स होते हैं, गैर वाज़े जो है इनके वो मकासद होते हैं। एंड रिक्वायरमेंट्स, और इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी गैर वाज़े होती हैं। एन एग्जाम्पल इज़ ए प्रोजेक्ट एम्ड एट हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी। मिसाल है इसके लिए एक प्रोजेक्ट जिसका मकसद ये हो कि पॉवर्टी जो है, जो गुर्बत है, उसको कैसे कम किया जाए। एज दिस गोल इज़ वेग एंड ब्रॉड, क्योंकि ये जो गोल है ये काफ़ी वसी है। जो पॉवर्टी है उसके जो मेयार हैं मुख्तलिफ इंसानों के लिए मुख्तलिफ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी वाला प्रोजेक्ट है ये एक इल डिफाइंड प्रॉब्लम है, ठीक है। अब ये क्यों है इल डिफाइंड प्रॉब्लम, ये हम अपने चैप्टर के अंदर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल हमने दी है ये पॉवर्टी वाली, जब मैंने इस चैप्टर के अंदर ये लेक्चर डिलीवर किया था वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम वाला, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में इस केस को डिस्कस किया था, आप उसको ज़रूर देखें। अच्छा, ये तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। हमने यहाँ पे वेल डिफाइंड और इल डिफाइंड प्रॉब्लम्स को आपस में कंपेयर किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 2, आउटलाइन द मेन स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द जनरेट एंड टेस्ट मेथड। जो आपके पास जनरेट एंड टेस्ट मेथड है उसके अंदर जो मेन स्टेप्स होते हैं वो आप लिखें, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर है द जनरेट एंड टेस्ट मेथड इन्वॉल्व्स। इसके अंदर जो स्टेप्स शामिल हैं वो ये हैं। पहला स्टेप है आपके पास जनरेटिंग अ पोटेंशियल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। एक जो प्रॉब्लम है उसके लिए एक मुमकिन सोल्यूशन जो है उसको जनरेट करना। दूसरा स्टेप है हमारे पास टेस्टिंग दैट सोल्यूशन टू डिटरमिन इफ़ इट मीट्स द रिक्वायर्ड कंडीशंस। उसके बाद आपने उस सोल्यूशन को टेस्ट करना होता है ये जानने के लिए कि क्या ये कंडीशंस के ऊपर पूरा उतरता है या नहीं उतरता। उसके बाद है रिपीटिंग द प्रोसेस अनटिल अ सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन इज़ फाउंड। आपने इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करते रहना है यहाँ तक कि आपको एक तसल्ली बख्श सोल्यूशन मिल जाए। और ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस हैव बीन एग्जॉस्टेड, यहाँ पर जितने भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं वो सारे इस्तेमाल हो चुके हों। तो ये आपके पास हैं जी कुछ स्टेप्स। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर ट्रैक्टेबल एंड इनट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। आपने अब ट्रैक्टेबल और इनट्रैक्टेबल जो प्रॉब्लम्स हैं इनको आपस में कंपेयर करना है। तो आंसर है हमारे पास सबसे पहले ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं। ट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स दीज आर कंसिडर्ड एफिशिएंटली सॉल्वेबल। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप एफिशिएंटली सॉल्व कर सकते हैं। एफिशिएंटली सॉल्व करने का मतलब ये है कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम
और जो रिसोर्सेज हैं वो कम चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। बिकॉज दे कैन बी सॉल्व्ड इन पोलिनोमियल टाइम, क्योंकि इनको आप पोलिनोमियल टाइम के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, इनके मैनेजेबल टाइम के अंदर आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। मीनिंग द टाइम टेकन इंक्रीजेज एट ए मैनेजेबल रेट, यानी कि जो टाइम टेकन है, जो इस काम को मुकम्मल करने के लिए टाइम चाहिए, वो एक मैनेजेबल रेट के ऊपर इंक्रीज होता है रिलेटिव टू द इनपुट साइज़। यानी कि जैसे जैसे आपकी इनपुट का साइज़ बढ़ता है तो उसके साथ आपका जो टाइम है ये थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ता। उसके बाद है ये आपके पास इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स, दीज रिक्वायर सुपर पोलिनोमियल टाइम टू सॉल्व। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सुपर पोलिनोमियल टाइम चाहिए, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनपुट का साइज़ बढ़ेगा तो जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा वो बढ़ता जाएगा, फिर वो मैनेजेबल नहीं होगा। ऑफन ग्रोइंग एक्सपोनेंशियली विद इनपुट साइज, यानी कि जैसे जैसे इनपुट साइज आपकी बढ़ती है तो आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है ये भी उसी तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ता है। दे आर कंसिडर्ड इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज इनपुट्स, बड़ी इनपुट्स के लिए ये इम्प्रैक्टिकल हैं, इनके ऊपर अमल नहीं किया जा सकता। बिकॉज द टाइम रिक्वायर्ड बिकम्स अनमैनेजेबल, क्योंकि जो टाइम चाहिए होता है वो अनमैनेजेबल बन जाता है, ठीक है, तो उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4, समराइज द की आइडिया बिहाइंड ग्रीडी एल्गोरिदम्स। जो ग्रीडी एल्गोरिदम्स हैं इनके पीछे जो की आइडिया है वो आपने अब समराइज करना है, उसको आपने बताना है। यहाँ पे आंसर है हमारे पास, द की आइडिया बिहाइंड ग्रीडी एल्गोरिदम्स इज टू मेक अ सीक्वेंस ऑफ चॉइसेस। ग्रीडी एल्गोरिदम्स जो इनके पीछे आइडिया ये होता है कि आपने चॉइसेस बनानी होती है मुख्तलिफ, ठीक है, मुख्तलिफ आपके पास चॉइसेस होती हैं, वेयर ईच चॉइस इज लोकली ऑप्टिमल। यहाँ पे हर एक चॉइस जो है ये लोकली ऑप्टिमल होती है, इसका मतलब ये दी बेस्ट चॉइस एट दैट मोमेंट, उस मोमेंट के ऊपर ये बेहतरीन चॉइस होती है। दी होप इज दैट दीज लोकल चॉइसेस विल लीड टू अ ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन। उसके बाद उम्मीद ये होती है कि ये जो आपके पास चॉइसेस हैं ये आपको एक ग्लोबली ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगी फॉर द इंटायर प्रॉब्लम, पूरे प्रॉब्लम के लिए, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है इसको इस्तेमाल करने के फ़वाइद आपने बताने हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रॉब्लम्स विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। ये वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसको आप उन प्रॉब्लम्स के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं जिनके ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होते हैं और जिनका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर होता है, ठीक है जी। इट्स मेन एडवांटेज इज दैट इट अवॉइड्स रिडंडेंट कैलकुलेशंस। इसका जो मेन फ़ायदा है वो ये है कि इसके अंदर रिडंडेंट कैलकुलेशंस नहीं होती, बार बार होने वाली जो कैलकुलेशंस है वो नहीं होती, डेटा एक ही बार स्टोर हो जाता है और वही डेटा जो है ज़रूरत पड़ने पे बार बार इस्तेमाल कर लिया जाता है। बाय ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू सिंपलर सब प्रॉब्लम्स एंड स्टोरिंग देयर रिजल्ट्स टू बी रिट्रीव्ड डायरेक्टली व्हेन नीडेड, यानी कि जब आपको रिजल्ट्स चाहिए तो उस वक्त उनको डायरेक्टली हासिल किया जा सकता है बजाय इसके कि तमाम सब प्रॉब्लम्स को बार बार सॉल्व किया जाए। तो ये फ़ायदा होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च विद डेप्थ फर्स्ट सर्च इन ग्राफ ट्रावर्सल। जो ग्राफ ट्रावर्सल है इसके अंदर आपने एडवांटेजेस बताने हैं ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के डेप्थ फर्स्ट सर्च के साथ, ठीक है। तो आंसर हमारे पास है इसका BFS एडवांटेजेस। अब जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च है इसके एडवांटेजेस हम पहले लिखेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है इसके एडवांटेजेस हम बाद में लिखेंगे। BFS इज एफिशिएंट फॉर एक्सप्लोरिंग लार्ज ग्राफ्स। जो बड़े ग्राफ्स हैं उनको एक्सप्लोर करने के लिए BFS एफिशिएंट है, ये मुफीद है। एंड इज़ पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स। दो नोड्स के दरमियान शॉर्टेस्ट पाथ बताने के लिए ख़ास तौर पर ये मुफीद है। इट इज़ जनरली बेटर सूटेड फॉर शैलो ग्राफ्स। इसको शैलो ग्राफ्स के लिए बेहतर समझा जाता है या फिर उनके लिए बेहतर है। शैलो ग्राफ्स वो होते हैं जो ज़्यादा गहरे नहीं होते, वो होते हैं शैलो ग्राफ्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसके एडवांटेजेस। DFS इज़ मोर मेमोरी एफिशिएंट दैन BFS। जो DFS है ये ज़्यादा मेमोरी एफिशिएंट होती है, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद डीप ग्राफ्स, ख़ास तौर पर तब जब आपने डीप ग्राफ्स के साथ डील करना हो। It is often used for solving puzzles like mazes by exploring one path to the end before backtracking। backtracking से पहले यानी कि पीछे आने से पहले एंड तक ये एक पाथ को एक्सप्लोर करता है उन पजल्स के अंदर जैसे कि मेजेस हैं, ठीक है, यानी कि पजल्स वगैरह को सॉल्व करने के लिए इसको आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को यहाँ पे एडवांटेजेस आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स इन एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग के अंदर यानी कि जब आप इस तरह से सोच रहे हो कि आपने एल्गोरिथम से काम लेना है तो उस वक्त
आप एक प्रॉब्लम को स्मॉलर कंपोनेंट्स में जब ब्रेक करते हैं तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी है, इसकी आपने अहमियत बतानी है कि इसका फ़ायदा क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास है जिसका आंसर, ब्रेकिंग डाउन ए लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स ऑफन कॉल्ड डिवाइड एंड कंकर इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज ईच स्मॉलर पार्ट टू बी सॉल्व्ड। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बल्कि आगे ये भी लिखा हुआ है ईच स्मॉलर पार्ट टू बी सॉल्व्ड इंडिपेंडेंटली, यानी कि हर एक जो छोटा पार्ट होता है प्रॉब्लम का वो अलहदा से इंडिपेंडेंटली सॉल्व हो सकता है। ठीक है जी, तो ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है जी, या फिर इसलिए ये अहम होता है। इसको छोटे और मोर मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। मोर मैनेजेबल पार्ट्स का मतलब यह है कि जिनको सॉल्व करना आसान हो, ठीक है, उनके अंदर आप इनको डिवाइड करते हैं और सबको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जब इनको आप इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर लेते हैं तो फिर क्या होता है वो आगे लिखा हुआ है, दीज इंडिविजुअल सॉल्यूशंस आर देन कंबाइंड टू सॉल्व द ओरिजिनल प्रॉब्लम। तो ये जो आपके पास इंडिविजुअल सॉल्यूशंस होते हैं, जो अलग-अलग सॉल्यूशंस होते हैं, इनको फिर आप कंबाइन करते हैं और आप ओरिजिनल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, मेकिंग द ओवरऑल प्रोसेस मोर सिस्टमैटिक एंड ईजियर टू फाइंड अ स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन। इससे जो ओवरऑल प्रोसेस होता है वो मज़ीद सिस्टमेटिक हो जाता है और जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन है उसको फाइंड करना आसान हो जाता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द की फैक्टर्स यूज्ड टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदम की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेल्युएट करने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए कौन से की फैक्टर्स होते हैं, यानी कि आप क्या क्या चीज़ें देखते हैं कि आप एक एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस का जायज़ा ले सकें, उसको इवेल्युएट कर सकें। आंसर है जी हमारे पास, एल्गोरिदम्स आर प्राइमरीली इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ देयर एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। दिस इज़ मेजर्ड यूजिंग टू की फैक्टर्स। अब देखें यहाँ पे जो आपके पास एल्गोरिदम्स हैं इनको आप इवेलुएट करते हैं बुनियादी तौर पे एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे दो की फैक्टर्स हैं जिनसे आप इनकी जो एफिशिएंसी है वो आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी परफॉर्मेंस है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन लिखी हुई है ये आप बेशक ना लिखें तो कोई मसला नहीं, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं एल्गोरिदम्स आर इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग की फैक्टर्स। ठीक है, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टू फैक्टर्स या फिर फॉलोइंग टू की फैक्टर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके और थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में लिख के। तो दो फैक्टर्स आपके पास कौन से हैं, पहला आपके पास है जी टाइम कम्प्लेक्सिटी, हाउ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम इंक्रीजेज एज द साइज ऑफ द इनपुट डेटा ग्रोज। यानी कि इनपुट डेटा का साइज जैसे जैसे बढ़ता है तो जो एल्गोरिदम को रन होने के लिए या काम मुकम्मल करने के लिए टाइम चाहिए वो टाइम किस हिसाब से बढ़ता है। अगर तो इनपुट साइज के इंक्रीज होने से आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है वो मैनेजेबल रेट के ऊपर बढ़ता है तो आपका जो एल्गोरिदम है ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है। या फिर अगर ऐसे है कि इनपुट का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, आपका जो टाइम रिक्वायर्ड है एल्गोरिदम को काम मुकम्मल करने के लिए वो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अनमैनेजेबल रेट के ऊपर, तो तब आप कहते हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्पेस कम्प्लेक्सिटी, द अमाउंट ऑफ मेमोरी और स्पेस एंड एल्गोरिदम यूजेज रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इनपुट डेटा। इनपुट डेटा का जो साइज़ है उसके मुताबिक जो अमाउंट ऑफ मेमोरी है या फिर जो स्पेस है जो कि एक एल्गोरिदम यूज़ करता है इसको भी आप देखते हैं कि आपका जो एल्गोरिदम है कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो ये है जी स्पेस कम्प्लेक्सिटी। तो ये दो चीज़ें हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इन दोनों को देख के आप जो आपका एल्गोरिदम होता है उसकी परफॉर्मेंस जो है उसको आप इवेलुएट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। टोटल हमारे पास 8 शॉर्ट क्वेश्चंस थे। तो शॉर्ट क्वेश्चंस तो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस। इनको हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम कवर करेंगे।